wonderful presentation or introduction. And वंदे मातरम प्रगति परिवार, वंदे मातरम प्रगति परिवार। मेरा नाम मनोज चौहान है, बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो अकाउंटिंग बहुत छोटा वर्ड है, बट कहते हैं ना कि जैसे किसी बिल्डिंग का अगर आपको स्ट्रक्चर बेस तैयार करना है तो आपको ना जो बेस पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आगे आने वाले टाइम में कोई इशू नहीं आते। सेम एज विद द अकाउंटिंग एज वेल इन बिजनेस, कि अगर आपके अकाउंटिंग आपने स्टार्टिंग से इस चीज़ों पर फोकस किया है इन अकाउंटिंग के टाइम पे, तो आगे आपको कोई इशू नहीं आने वाले। जस्ट लाइक फॉर टैक्स नोटिस वगैरह, या फिर कहीं आपका कुछ चीज़ लैक कर रही हो, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, और दूसरी बात है कि अकाउंटिंग आज के टाइम पे बहुत मेजर चीज़ बन चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पहले क्या था कि हम चीज़ों को इतना टेक केयर नहीं करते थे, बट आजकल क्या है कि गवर्नमेंट की इतनी गाइडलाइंस वगैरह आ रखी हैं, तो हमें अकाउंटिंग के नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़े, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल शार्क टैंक आपने देखा होगा, कई सारे लोगों ने, आप लोगों से कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा? तो शार्क टैंक में उन्होंने कई बार आपसे एबिटा पूछा होगा, मतलब वहाँ पे एबिटा, तो एबिटा के बारे में पता है किसी को? सीए को पता होगा, एक्सेप्ट सीए। एबिटा होता है जैसे कि आपकी जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, वो पूछते हैं ताकि आपको फंडिंग किस हिसाब से वो दें, उस हिसाब से आपके एबिटा वो चेक करते हैं। तो अकाउंट तो क्या कहते हैं, हमारा जो आगे का काम है अकाउंटिंग के आगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी रेडी करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपके एक बैकबोन होते हैं, रीजन भी कि आपको अगर कभी मार्केट में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी, चाहे कोई भी हो, वो आपसे पहले आपके स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट सही है, ओके है, तो आपको वो उस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि आपको कितना फंड दे सकते हैं या फंड नहीं दे सकते। तो इसी की वजह से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की है इस बार। बेसिकली अकाउंटिंग वैसे कई तरीके की होती है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, बेसिस होती है, जिसमें हम जनरल लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं और बैलेंस शीट वगैरह प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर करवानी हो कि हमारे पर प्रोडक्ट कितना कॉस्ट आ रहा है, किस हिसाब से इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं उस प्रोडक्ट में, वो उसकी अकाउंटिंग अलग से होती है। थर्ड वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे होती है जैसे कि हमें, आप क्या कहते हैं, लास्ट ईयर अगर जिसने प्रगति परिवार ज्वाइन नहीं किया हुआ पहले, ठीक है, मैं बेसिकली बताऊँ, एक हमारे जो एक्सपेंस होते हैं, हमारी जो इनकम होती है, हमारे एक्सपेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंस का कहीं ना कहीं लिंक होता है हमारी इनकम जनरेशन से। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैं प्रगति परिवार में नहीं था, तो मेरे को मतलब एक मेंबरशिप फीस नहीं जा रही थी। इस बार मैंने ऐड किया, ज्वाइन किया मैंने, तो मेरे एक एक्सपेंस से ऐड हुआ, एक मेंबरशिप फीस, प्लस उसके रिगार्डिंग फिर ऑटो भी करने गया, वहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड हुई, बट उससे मेरा बिजनेस भी जनरेट हुआ ना, मुझे रेफरल पास हुए। तो हर चीज़ का एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में। सो थर्ड वन इज आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम देखते हैं ना कि आपके रेशियो एनालिसिस क्या है, एक्सपेंस के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंस। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है कि यार ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तब तक उस चीज़ को ध्यान देते नहीं कभी। तो अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी बताता हूँ आपको मैं। पहले तो आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड सेव रहता है। इन फ्यूचर कभी आपको टैक्स नोटिस वगैरह आते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि हमारी फाइल्स वगैरह कहाँ हैं। हम कहते हैं हमारा उस टाइम क्या था हमें पता नहीं, तो वो पता कैसे चलेगा जब तक आप अपने परमानेंट रिकॉर्ड रेडी करके नहीं रखोगे। सेकंड है आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू, कि आपको पता है, मतलब आप अपने मन में सोचना कि आपको क्या पता है कि लास्ट टाइम आपका प्रॉफिट कितना था, इस साल आपका प्रॉफिट कितना है, क्या है कोई सोच सकता है? सेकेंडली आपका कितना ग्रॉस मार्जिन है, कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रेडी होती है, उसके बाद तो वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट लॉस वगैरह निकाल के देते हैं आपको। थर्ड वन इज द टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या होता है, जैसे पहले क्या था कि हम लोग किसी सीए से, जैसे किसी को लोन चाहिए होता है या कहीं एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है टेंडर के लिए, वो क्या कहते थे कि हमें 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए, तो वो जाके क्या करते हैं मार्केट में सीए से ठप्पे लगवा देते थे कि भाई 3 साल के ठप्पे लगा दो। बट आज के टाइम पे चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि आजकल आप जब भी जाओगे सीए के पास, उनके पास एक यूडिन नंबर जनरेट होता है आपकी बैलेंस शीट साइन करने के लिए, ठीक है। बट कैपिटल की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
कैपिटल क्या है कि आपके पास कितनी वर्थ है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। उसने क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, बट जब मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल केवल 67 लाख आ रही थी। तो उससे क्या हुआ, एक डाउट तो जाएगा ना कि आपके पास कैपिटल तो 67 लाख की है, आपने 5 करोड़ कैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, मतलब आपके सोर्स ऑफ फंडिंग और कहाँ से आ रही है कुछ। बट था तो उसके बिजनेस के पार्ट, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को हाइड करने की कोशिश करता है उससे पहले, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की प्लानिंग भी करनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, अगले साल की इन्वेस्टमेंट कम करनी है, तो आपको अपना कैपिटल का बेस बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके सोच सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही है इस बार। गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है कि अगर आपका कोई 1 रुपये भी क्रिएट हो रहा है ना, वो उनकी नज़रों में जा रहा है, ठीक है। फोर्थ वन इज टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके एसेट्स लायबिलिटीज को भी कितनी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हम बताते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। और आपके बिजनेस प्रोग्रेस किस लेवल पर है, वो भी आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। और लीगल रिक्वायरमेंट्स, टैक्स लायबिलिटीज आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको पता करनी है एडवांस, जैसे हम एडवांस टैक्स जमा कराते हैं अपना, एडवांस टैक्स किस बेस पे जमा होता है। एडवांस टैक्स जैसे कि महंगी टैक्स का जो देखते हैं, एडवांस टैक्स को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है क्वार्टरली, तो उस बेस पर हम लोग अपना एडवांस टैक्स जमा कराते हैं। बस अकाउंटिंग, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते टाइम कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, चाहे आपके कोई भी मतलब कंसल्टेंट वगैरह हो, ये भी आपको भी ध्यान रखनी चीज़ें कि पहला तो है कि आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन कभी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कभी अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन अगर करो तो उसको बुक्स में मत दिखाओ कभी आप। सॉरी, पर्सनल ट्रांजेक्शन जैसे आप कहीं घूमने गए अपने पर्पज से, पर्सनली घूमने गए, या फिर कहीं खाने वाने खाने गए, या फिर कुछ भी आपने कुछ चीज़ें परचेज कर ली, कार वगैरह परचेज कर ली, कुछ भी, वो आपको बिजनेस में नहीं दिखा सकते आप उनको, कह सकते वो उसके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी जरूरी है आपकी। और सेकंड वन इज आपके जो भी ट्रांजेक्शन है सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए आज के टाइम पे, चाहे आप ऑनलाइन रखो या चाहे ऑफलाइन रखो, बट डॉक्यूमेंट होना चाहिए ट्रांजेक्शन का आपका। क्योंकि गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजेक्शन मोर और लेस कम कर दिए, बहुत ज़्यादा कम कर दिए। अब बेनिफिट्स क्या होता है अकाउंटिंग के, लोन एप्लीकेशन। आज के टाइम पे जैसे राजीव जी आज ज्वाइन किया, राजीव जी ने, आपको पता है कि लोन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होते ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको फंडिंग भी चाहिए तो फंडिंग के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। स्टार्टअप फंडिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी आपको। अगर आप गवर्नमेंट में टेंडर देते हो, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट आजकल है कि आपको अपने 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो ये चेक करते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, आप इस टेंडर को संभाल सकते नहीं संभाल सकते, एग्जीक्यूट कर सकते नहीं कर सकते, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे हो पाएगा। कोटेशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कभी नोएडा यूपी में कभी कमर्शियल प्रॉपर्टी लो अथॉरिटी से, खास तौर से आजकल अथॉरिटी भी क्या कर रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रही है लैंड आपको अलॉट करने से पहले, ओनली फॉर बिजनेस के लिए। रेसिडेंस को दिक्कत नहीं है, बट बिजनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको फाइनेंशियल सबमिट करने पड़ेंगे वहाँ पे, तभी वो आपको अप्रूवल देके आपको लैंड अलॉट करेगी इंडस्ट्री में। और स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के लिए आपको फाइनेंशियल चाहिए होती है पिछले 3 साल की। मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, मेरे क्लाइंट थे, नोएडा के क्लाइंट हैं, तो उनका सब कुछ बिगड़ा हुआ, जैसे सर्विस का काम था, बट उनके पुराने सीए ने क्या कर रखा था कि स्टॉक दिखा रखा था, स्टॉक सर्विस दोनों दिखा रखे थे, मतलब होता नहीं कि एक फॉर्मेट लिया, कॉपी पेस्ट किया और दे दिया उनको, तो दैट मीन दे वर नॉट उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उसको फिर हमने जब हमारे पास उनका केस है तो हमने प्रॉपर उस साल की अकाउंटिंग वगैरह करवाई, उनकी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर करवाई, ताकि वो अपने आप को पिच कर सके, क्योंकि उन्हें पिच करता था मार्केट में फंडिंग के लिए। तो उनको जो फंडिंग के लिए पिच किया था वो स्पेशली सहवाग ने पिच किया था उनको, जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट वगैरह हम पे सबमिट किए थे। ये मेरे गिवन आस्क है, आप नोट कर लीजिए। फोटो खींच सकते हैं, एक दूसरे का फोटोग्राफ। थैंक यू। मनोज के लिए दोबारा से ताली।